नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दीवार के किनारे के कमरों में विजया की जमींदारी का कामकाज चलता था। उनके सामने ही घने पत्तों के लीची के पेड़ों की कतार थी, इसलिए रहने के घर के ऊपरी बरामदे से यह हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। इसके सिवा पूर्व दिशा की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जिसमें से आने जाने पर कर्मचारियों में से कौन आ जा रहा है कुछ भी नहीं जाना जा सकता था। उस दिन से दयाल फिर नहीं आए। काम करने कचहरी में आते हैं या नहीं, विजया ने संकोच के कारण यह भी पता नहीं लगाया। रास बिहारी इस ओर पांव नहीं रखते, वो किसी से पूछे बिना ही उसने मान लिया। बीच में एक दिन रास बिहारी 10-1 मिनट के लिए मिलने के लिए आए थे, लेकिन सामान्य रूप से बीमारी की 2-4 बातें छोड़कर उनसे और कोई बात नहीं हुई। मनुष्य के मन की बात तो अंतर्यामी ही जाने। जो प्रसन्नता लेकर उस दिन रास बिहारी पुत्र के विरुद्ध वकालत कर गए थे, किसी अनजाने कारण से उनके विचार बदल गए हैं, ये निश्चित समझकर विजया व्याकुल हो उठी। उसके दिन अतृप्ति और अशांति में ही कट रहे थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। तीसरे पहर विजया अपने घर के पास नदी के किनारे टहल आने के लिए अकेली बाहर निकल रही थी कि वृद्ध नायक कुछ बही खाते बगल में दबाए सामने से आ खड़े हुए और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोले, कहां जा रही है मां? कन्हैया सिंह कहां है? विजया ने हंसकर कहा, बस नदी किनारे टहलने जा रही हूं, दरबान की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी कोई आवश्यकता है? नायक ने कहा, हां, थोड़ा सा काम था, लेकिन कल हो जाएगा। वो जाने लगा तो विजया ने दोबारा हंसकर पूछा, अगर थोड़ा सा ही काम है तो आज ही बताइए, इतने बही खाते लेकर कहां जा रहे हैं? आपके पास ही आया हूं, पिछले साल का हिसाब तैयार हो गया है, देखकर इस पर दस्तखत कर दीजिए। इसके सिवा छोटे बाबू ने हुक्म दिया है कि चालू वर्ष के रोजाना के जमा खर्च पर भी आपकी बही लेनी चाहिए। विजया हैरान होकर लौट आई और बाहर के कमरे में आकर बैठ गई। नायक ने बही खाते टेबल पर रख दिए। जब वो बही खोलने लगा तो विजया ने पूछा, यह हुक्म छोटे बाबू ने कब दिया? आज ही सवेरे दिया है। आज सवेरे वो आए थे? वो तो रोज ही आते हैं। इस समय कचहरी में है। नायक ने गर्दन हिलाकर कहा, मुझे भेजकर वो अभी अभी गए हैं। उस दिन का हंगामा किसी भी कर्मचारी से छिपा नहीं था। नायक ने विजया की बात का संकेत समझकर धीरे धीरे सारी बातें बताई। विलास बिहारी रोजाना ठीक 11 बजे कचहरी में आ जाते हैं, किसी से कोई विशेष बातचीत नहीं करते, एकाग्रता से काम करके 5 बजे घर लौट जाते हैं। दयाल बाबू को तब तक के लिए छुट्टी दे दी गई है जब तक उनकी पत्नी ठीक ना हो जाए। विजया ने लज्जित मुंह से चुपचाप सारी कहानी सुनकर समझ लिया कि विलास ने नए नियम अत्यंत अभिमान के कारण या नाराजगी के कारण ही जारी किए हैं। वो बोली, इन्हें रहने दीजिए, कल सवेरे आकर मेरे दस्तखत ले जाइएगा। नायक को विदा करके वो वहीं चुपचाप बैठी रही। बाहर दिन का प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होने लगा। पड़ोसियों के घरों के शंखों की ध्वनि से संध्या का शांत आकाश गूंज उठा। जब बैरा हाथ में दीपक लिए कमरे में घुसा तो अंधेरे में मालकिन को अकेला बैठा देखकर चौंक उठा। विजया लज्जा कर उठ खड़ी हुई और फिर जैसे ही बाहर आई चकित रह गई, क्योंकि जिसे उसने अपनी आंखों से देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। क्या वो किसी कारण से या किसी छल से भी इस मकान में पैर रख सकता है? फिर भी उस धुंधले अंधेरे से उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उस दिन के उस साहब ने हैट सहित लगभग 6.5 फुट लंबे शरीर के साथ गेट के अंदर प्रवेश किया है और साधारण बंगाली से कम 2.5 गुने लंबे डग भरता हुआ इसी ओर आ रहा है। आज उसे किसी पुलिस कर्मचारी का भ्रम नहीं हुआ, लेकिन आनंद की उस आलोकित रेखा को जैसे उसकी आकाश पाताल तक फैली निराशा और भय के अंधकार ने पलक मारते ही लील लिया। वृक्ष लताओं से घिरे टेढ़े तिरछे रास्ते से
उसका शरीर अवश्य अदृश्य होने लगा, लेकिन रास्ते के कंकड़ों में से उसके जूतों की आवाज निरंतर निकट आने लगी। विजया ने मन ही मन सोचा कि उसे आदर सहित बैठाना भारी अन्याय है, लेकिन दरवाजे के बाहर से उपेक्षा सहित विदा कर देना भी तो कठिन है। इस संकटपूर्ण स्थिति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझा जब रास्ते के मोड़ पर कामनी के वृक्ष के पास वो लंबी, सरल और सुंदर देह उसके सामने आ गई। वो मुड़कर तेजी से अपने कमरे में चली गई। वृद्ध नायक अपनी धुन में जा रहा था। साहब को देखकर घबरा उठा, लेकिन साहब के प्रश्न से उसने उन्हें पहचान लिया और तब इत्मीनान और निर्भय होकर उत्तर दिया, हां, वो बाहर की बैठक में ही हैं। इसके बाद वो चला गया। विजया ने प्रश्न और उत्तर दोनों ही सुने। पल भर बाद ही कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने नमस्कार किया। उसने छड़ी और टोपी टेबल पर रखकर हंसते हुए कहा, मैं देखता हूं मेरी दवा का आश्चर्यजनक फल हुआ है। वाह। विजया ने सोचा था कि वो आंखें उठाकर नरेंद्र को देख नहीं सकेगी, उसके प्रश्न का उत्तर भी ना दे पाएगी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही विजया की दुविधा और संकोच इंद्रजाल की तरह गायब नहीं हो गया, बल्कि उसके दिल के अंधेरे अनजाने कोने में वीणा के तारों पर जैसे बिना जाने किसी ने उंगली फेर दी। पल भर में ही विजया सब कुछ भूलकर बोल उठी, किस तरह जाना, मुझे देखकर या किसी से सुनकर? नरेंद्र बोला, सुनकर क्यों? आपने क्या दयाल बाबू से सुना नहीं कि मेरी दवा खानी भी नहीं पड़ती, केवल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक बार आंखें फिराकर उसे फाड़कर फेंक देने से ही आधा आराम हो जाता है। और अपने इस मजाक से खुश होकर अपने ठहाके से सारा कमरा हिला दिया। विजया ने समझा दयाल से सब कुछ सुनकर आज ये मजाक उड़ाने आए हैं, इसलिए इस असंगत ठहाके से असंतुष्ट होकर ताना मारते हुए उसने कहा, ओह, इसीलिए शायद बाकी आधा अच्छा करने के लिए दया करके फिर दवा लिख देने आए हैं। ताना सुनकर नरेंद्र की हंसी थम गई। उसने कहा, सच कहता हूं, यह अच्छा तमाशा हुआ। विजया ने कहा, इसीलिए जान पड़ता है इतने खुश हो रहे हैं। नरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, खुश हुआ हूं? बिल्कुल नहीं। यह बात अस्वीकार तो अवश्य नहीं कर सकता कि सुनते ही पहले थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन उसके बाद दुख हुआ। यह सच है कि विलास बाबू का मिजाज उतना अच्छा नहीं है, अकारण नाराज होकर दूसरे का अपमान कर बैठते हैं, लेकिन इसीलिए आप भी उनसे अपमान की बातें कर बैठे, यह भी तो अच्छा नहीं है। सोचकर देखिए, बात खुलने पर भविष्य में कितनी बड़ी लज्जा और दुख का कारण बन जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए, यह सुनकर मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ। मेरे कारण आप लोगों में इस प्रकार की एक अप्रिय घटना घट जाने से। विजया इस व्यक्ति के दिल की पवित्रता से मन ही मन मुग्ध हो उठी। फिर भी परिहास के अंदाज में बोली, लेकिन हंसी भी तो रोक नहीं पा रहे हैं, कहकर वो खुद भी हंस पड़ी। नरेंद्र ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, आप बार बार ऐसा क्यों सोचती हैं? सचमुच ही मैं बहुत दुखी हुआ हूं, लेकिन उस समय आप लोगों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, उस दिन ही नीचे उनके पिताजी ने सारा हाल सुनाकर कहा था कि यह सब ईर्ष्या की करामात है। दयाल बाबू ने भी कल यही कहा। सुनकर मुझे कितनी लज्जा महसूस हुई, कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी तो नहीं सोच पाता कि इतने लोगों में से मुझ में ही ईर्ष्या करने योग्य क्या है। आप लोग ब्रह्म समाजी हैं, आवश्यकता पड़ने पर सभी से बातें करती हैं, मुझसे भी की है। इसमें उन्हें क्या दोष दिखाई दिया, मैं तो अब तक नहीं खोज पाया। जो भी हो, आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, और अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं, अभिनंदन आप लोगों को किए जा रहा हूं। आप लोग सुखी हों। विजया ने महसूस किया कि उसने उस दिन के अपने आचरण का उल्लेख करके भी अपने आचरण की ओर हल्का सा भी इशारा नहीं किया, लेकिन उसकी अंतिम बात से विजया की आंखें छलक उठी। गर्दन घुमाकर उसने किसी तरह आंसू संभाले। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही नरेंद्र ने पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि उस दिन काली पद के साथ माइक्रोस्कोप स्टेशन पर क्यों भेजा था?
विजया ने रूंधा गला साफ करके कहा, अपनी चीज आपने खुद ही तो वापस ले लेनी चाहिए थी। नरेंद्र बोला, यह ठीक है, लेकिन कीमत की बात तो उसके द्वारा आपने कहला नहीं भेजी थी। ऐसी दशा में तो मेरा। विजया ने कहा, हां, नहीं कहला भेजी थी। बुखार के कारण मुझसे भूल हो गई, लेकिन इस भूल का दंड भी तो आपने कुछ कम नहीं दिया। नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा, लेकिन कालीपद ने कहा। विजया जल्दी से बोली, मैंने सुना है उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपने इस बात पर विश्वास कैसे कर लिया कि आपको उपहार देने की गुस्ताखी मुझसे हो सकती है? और अगर वो सचमुच ही की हो तो उसका दंड खुद क्यों नहीं दिया? नौकर के द्वारा क्यों अपमान किया? आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? कहते कहते ही उसका गला रूंध गया। नरेंद्र ने लज्जा और आश्चर्य से विजया के मुंह की ओर देखा। वो गर्दन घुमाकर खिड़की के बाहर ताक रही है। उसके मुंह पर नजर नहीं पड़ी केवल उसके गले के हीरे की कंठी के थोड़े से भाग पर। दीपक के प्रकाश में उससे विचित्र रश्मियां फूट रही थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर नरेंद्र ने दुखी स्वर में धीरे धीरे कहा, यह मैं तभी समझ गया था कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन गाड़ी उस समय छूट चुकी थी। कालीपद का दोष क्या था? उस पर मेरा नाराज होना किसी तरह भी उचित नहीं हुआ। देखिए, मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि यह ईर्ष्या कितनी बुरी चीज है। वो अपनी धुन में केवल बढ़ती ही नहीं जाती, छूत की बीमारी की तरह दूसरों पर भी आक्रमण किए बिना नहीं रहती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे ईर्ष्या करने के जैसा भ्रम विलास बाबू को और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके पिताजी ने भी उसके लिए लज्जा और दुख प्रदर्शित किया, लेकिन आप सुनकर शायद आश्चर्य करेंगी कि मुझसे भी उस समय कुछ कम भूल नहीं हुई। विजया ने मुंह फिराकर पूछा, आपकी भूल कैसी? नरेंद्र ने सहज और स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया, मेरा अकारण अपमान करने के कारण आप वास्तव में ही दुखी हुई थी। आपकी बातें सुनकर उस समय सभी ने यही समझ लिया था। इसके बाद रास बिहारी बाबू ने जब नीचे जाकर अपने लड़के की उस ईर्ष्या की बात चलाकर मुझे दुख करने को मना किया, तब अचानक मेरा दुख जैसे और भी बढ़ गया। मेरे मन में फिर फिर कर यही आने लगा कि जरूर कुछ कारण है, अन्यथा कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आपसे सच कह रहा हूं। उसके बाद 8-10 दिन तक निरंतर मैं आपके बारे में ही सोचता रहा हूं। आपकी बीमारी की वे बातें ही याद आती रही। इसलिए तो मैंने कहा कि यह बहुत ही भयानक छूत का रोग है। काम काज चूल्हे में गया। दिन रात आपकी ही बात मन में चक्कर काटने लगी। भला बताइए, इसकी क्या आवश्यकता थी? और यही नहीं, 2-3 दिन बेकार ही इस रास्ते से पैदल चलकर गया और आया, केवल आपको देखने के लिए। इस तरह कितने ही दिनों तक ये पागल भूत मेरी गर्दन पर सवार रहा। कहकर वो हंसने लगा। विजया ने ना मुंह फिराकर देखा और ना किसी भी बात का उत्तर दिया। चुपचाप उठकर बगल के दरवाजे से वो अंदर चली गई। नरेंद्र सोचने लगा कि मैं अनजाने में और किस नए अपराध की सृष्टि कर बैठा। तभी बैरे ने आकर कहा, आप जाइएगा नहीं, आपके लिए चाय तैयार हो रही है। नरेंद्र जल्दी से बोल उठा, मुझे चाय की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मां जी ने आपसे बैठने को कह दिया है। कहकर बैरा चला गया। इस बात ने भी नरेंद्र को कम चकित नहीं किया। लगभग 15 मिनट के बाद नौकर के हाथ चाय और अपने हाथ में जलपान की प्लेट लिए विजया ने प्रवेश किया। दीपक की उस धुंधली रोशनी में शायद किसी की भी आंखें ये ना पकड़ पाती कि 1000 प्रयत्न करके भी वो अपने मुंह पर से रोने की छाया पोंछकर भी हटा नहीं पाई है। लेकिन उसने कोई सहमति प्रकट नहीं की। इन थोड़े ही दिनों में उसने अनेक बातों में सतर्क होना सीख लिया है। जिस दिन एक तरह से अपरिचित होने पर भी उसने अपने अंदर का साधारण कौतूहल और इच्छा की चंचलता दबा ना पाने के कारण हाथ से विजया का मुंह ऊपर उठाया था, वो दिन अब नहीं रहा था। इसी से वो चुप बैठा रहा। नौकर टेबल पर चाय रखकर चला गया। विजया उसी के पास जलपान की प्लेट रखकर अपनी जगह पर जा बैठी। नरेंद्र ने प्लेट पास खींच ली और इस तरह खाने लगा जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 5-6 मिनट चुपचाप बीत जाने के बाद विजया ने ही पहले बात की।
हंसकर बोली, आपने अपने उस पगले भूत की बात समाप्त नहीं की। नरेंद्र शायद दूसरी बात सोच रहा था। मुंह उठाकर पूछा, किसकी बात कर रही हैं? विजया ने कहा, वही पागल भूत जो कुछ दिनों पहले आपके कंधे पर चढ़ बैठा था, अब तो वो उतर गया ना? नरेंद्र हंस पड़ा, गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, उतर गया। चलो अच्छा हुआ। कहिए कि आप बच गए हैं, नहीं तो कौन जानता है कि वो आपको और कितनी सैर कराता हुआ घूमता। चाय का प्याला मुंह से लगाकर नरेंद्र ने सिर्फ इतना ही बोला, हां। विजया ने कोई अच्छी बात कहनी चाही, लेकिन कोई बात ना खोज पाने के कारण लंबी सांस दबाकर चुप रह गई। दूसरे की गर्दन से भूत उतर जाने की आनंद की अनुभूति को खींच ले चलना उसकी शक्ति से बाहर हो गया। कुछ देर कमरे में खामोशी बनी रही। नरेंद्र ने धीरे से चाय खत्म करके प्याला टेबल पर रख दिया और तब पॉकेट से घड़ी निकालकर कहा, अब 10 मिनट ही रह गए हैं, मैं चला। विजया ने पूछा, कलकत्ता लौट जाने के लिए शायद यही अंतिम ट्रेन है। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वो लगभग 1.5 घंटे बाद जाएगी। नमस्कार कहकर छड़ी उठाकर और तेजी से वो कमरे से बाहर निकल गया। विलास नियम समय कचहरी आकर और अपना काम समाप्त करके घर चला जाता था। बहुत जरूरत होने पर कर्मचारी भेजकर विजया की राय ले लेता था, लेकिन खुद नहीं आता। विजया ने भी समझ लिया था कि बिना बुलाए वो नहीं आएगा। उसके आचरण से पश्चाताप और आहत अभिमान की पीड़ा के अतिरिक्त क्रोध की ज्वाला दिखाई नहीं देती थी। इसलिए विजया का क्रोध शांत हो गया था। अक्सर वो सोचती थी कि ना जाने कितने लोग इस बात को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति अब तक सबकी आंखों में सर्वे सर्वा बना बैठा था, विशेष रूप से जमींदारी के भले बुरे कामों में उसने जिन लोगों पर शासन करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया है, उन सब के सामने अचानक इतना छोटा कर देने के कारण विजया अपने मन में पीड़ा अनुभव कर रही थी। पहली स्थिति को वापस ना लौटाकर भी केवल इस घटना के अस्तित्व को ही किसी प्रकार मिटा पाती तो बच जाती। एक दिन तीसरे पहर कचहरी के बैरा ने आकर कहा, विलास बाबू मिलना चाहते हैं। नई बात थी, विजया पत्र लिख रही थी। मुंह उठाए बिना बोली, आने को कहो। उसका मन अज्ञात आशंका से कांपने लगा, लेकिन विलास के आते ही वो उठ खड़ी हुई और शांत भाव से नमस्कार करके बोली, आइए। विलास ने कुर्सी पर बैठकर कहा, काम की अधिकता के कारण आ नहीं सका, तुम्हारा शरीर तो अच्छा है? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हां, वही दवा चल रही है। विजया ने उत्तर नहीं दिया। विलास ने कहा, कल नए साल का नया दिन है। इच्छा होती है कि कल सवेरे सबको इकट्ठा करके कुछ भगवत चर्चा की जाए। विजया प्रसन्न होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। विलास बोला, लेकिन अनेक कारणों से मंदिर जाने की सुविधा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हारी सहमति हो तो इसी स्थान पर। विजया ने समर्थन कर दिया। उत्साहित होकर बोली, तो फिर घर को फूल पत्तों और लताओं आदि से सजा देना ठीक ना होगा? आपके मकान में तो फूलों की कमी नहीं है। अगर माली को हुक्म देकर कल सवेरे ही, आपकी क्या राय है? हो सकता है ना? आनंद का आडंबर ना दिखाकर विलास ने सहज भाव से कहा, ऐसा ही होगा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। विजया पल भर मौन रहकर बोली, कल तो साल का पहला दिन है, साथ में थोड़ा सा खिलाने पिलाने का आयोजन किया जाए। विलास ने इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन करते हुए कहा कि उपासना के बाद जलपान के प्रबंध के लिए काम करने वालों को हुक्म दे जाऊंगा। और भी 2-4 साधारण बातें करके जब वो विदा हो गया, तब बहुत दिनों के बाद विजया के मन में तृप्ति और उल्लास की दक्षिणी बेयार बहने लगी। वो सोचने लगी कि इन कुछ दिनों में ही विलास कितना दुर्बल हो गया है। पश्चाताप और अपमान के आघात ने उसके स्वभाव को बदल दिया है। एक लंबी सांस लेकर वो वृद्ध रास बिहारी की उस दिन की बातों पर मन ही मन विचार करने लगी। विलास बिहारी उसे अत्यधिक प्रेम करता है। ये बात उसकी भावना विचारों से सभी प्रकार से स्पष्ट हो चुकी है।
लेकिन ये प्रेम विजया के मन में स्थान नहीं पा सका, बल्कि शाम के गहरे अंधेरे में, सूने कमरे में उसके प्राण जब व्यथा से व्याकुल हो उठते हैं, तब कल्पना से दबे पांव जो उसकी बगल में आ बैठता है, वो विलास नहीं, कोई और है। अलसाई दोपहरी में जब पुस्तक में मन नहीं लगता, सिलाई का काम भी कठिन जान पड़ता है, लंबा चौड़ा सूना घर सूर्य की किरणों से साए साए करता है, तब भविष्य की घर गृहस्थी की जो सुंदर छवि उसके सूने घर को भरकर उसके अंतर में धीरे धीरे जाग उठती है, उसमें विलास के लिए कहीं थोड़ा सा स्थान नहीं रहता। और दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति सारे दिल को घेर कर बैठ जाता है, उसका मूल्य जीवन के दुर्गम पथ में सहायक या सहयोगी के नाते विलास की अपेक्षा बहुत ही कम है। वो अनुभवहीन और असहाय है, विपत्ति में उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। विलास के चले जाने पर विजया के विचारों में कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन बिना याचना के विलास के दोषों पर पुनर्विचार करने का भार ले लिया और कोई तर्क किए बिना यह बात स्वीकार कर ली कि परिस्थितियों के कारण उस पर जो रूप प्रकट हो गया था, उसका वास्तविक स्वभाव उतना नहीं है। विलास की जैसी मानसिक अवस्था होने पर अधिकांश व्यक्ति शायद ही दूसरे प्रकार के आचरण करते। उसने प्रेम किया है और इसी अपराध के कारण उसे लांछित और पीड़ित होना पड़ा है। उसने करुणा और ममता के साथ उसे क्षमा कर दिया। सुबह उठकर विजया ने सुना विलास बहुत सवेरे नौकर चाकर लेकर घर सजाने के काम में लग गया है। वो भी जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गई और लज्जित भाव से बोली, मुझे क्यों नहीं बुला लिया? विलास ने प्यार भरे स्वर में कहा, जरूरत क्या थी? विजया ने थोड़ा हंसकर कहा, लगता है मैं इतनी निकम्मी हूं कि इस काम में कोई सहायता नहीं कर सकती। बताइए मैं क्या करूं? बहुत दिनों बाद विलास हंसा, बोला, तुम केवल नजर रखो कि हम लोगों के काम में कोई भूल तो नहीं हो रही। अच्छा, विजया ने कहा और एक कोच पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, और जलपान का प्रबंध? विलास ने मुड़कर कहा, सब ठीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। मैं उस और ही क्यों ना जाऊं? ठीक है, विलास कहकर फिर से काम में लग गया। 8 बजे तक सारी व्यवस्था हो गई। इसी बीच विजया कई बार आकर छोटे मोटे कामों में विलास की सलाह ले गई। विजया हंसकर बोली, एकदम निकम्मा समझकर आपने मुझे एक और डाल दिया है, लेकिन मैंने भी आपकी एक भूल पकड़ी है, बताती हूं। विलास ने अचंबे में पड़कर कहा, निकम्मा तो मैंने कभी नहीं समझा, लेकिन भूल कौन सी पकड़ी है? विजया बोली, हम लोग हैं तो कुछ 4-5 आदमी, लेकिन जलपान का प्रबंध हुआ है लगभग 20 आदमियों का। विलास ने कहा, सो तो होना ही चाहिए। बाबूजी ने अपने कई बंधु बांधवों को निमंत्रण दिया है, लेकिन वे कितने हैं, कौन कौन हैं, मुझे पता नहीं। विजया ने हैरानी से कहा, यह बात तो मुझे कही नहीं। यहां से मेरे जाने के बाद क्या बाबूजी ने तुम्हें चिट्ठी लिखकर नहीं बताया? नहीं, लेकिन उन्होंने तो कहा था। विलास कहते कहते रुक गया। क्या कहा था? पल भर चुप रहकर विलास बोला, शायद मेरे सुनने में भूल हुई हो, या फिर वो चिट्ठी लिखकर सूचित करने की बात भूल गए हो। विजया ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन उसकी आंतरिक प्रसन्नता अचानक घटाओं से ढक गई। आधे घंटे बाद रास बिहारी आ गए और 9 बजे तक उनके निमंत्रित मित्रों का दल एक एक कर आने लगा। उनमें सभी ब्रह्म समाजी नहीं थे, फिर भी वे रास बिहारी का अनुरोध न टाल सके थे। रास बिहारी ने अत्यंत आदर से स्वागत किया और जिन लोगों का विजया से परिचित नहीं था, उनसे परिचय कराते हुए इस बात का संकेत कर देने में भी भूल नहीं की कि निकट भविष्य में ही इस लड़की के साथ घनिष्ठ संबंध होने वाला है। जब वो इन कामों में व्यस्त थी, तभी पास ही बगीचे के संकरे रास्ते पर दयाल बाबू दिखाई दिए। वो अकेले नहीं थे, एक अपरिचिता तरुणी भी उनके साथ थी। लड़की सुंदर थी, उम्र विजया से शायद कुछ अधिक थी। दयाल ने बताया, ये उनकी भांजी है, नाम नलिनी है, कलकत्ता के कॉलेज में बीए में पढ़ती है।
अभी तक गर्मी की छुट्टियां आरंभ नहीं हुई है, लेकिन मामी की बीमारी में सेवा करने के लिए कुछ पहले ही आ गई है और गर्मी की छुट्टियां यहीं बिताएगी। नलिनी को विजया ने कलकत्ता में बिल्कुल ही ना देखा हो, सो बात नहीं थी, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन इतने परिचित अपरिचित लोगों में वही सबसे अधिक अतरंग जान पड़ी। विजया ने दोनों हाथ पकड़कर बड़े आदर से अपने कमरे में खींच लिया और पास बैठाकर बातें करने लगी। उपासना 9:30 बजे शुरू होने को थी। उसमें कुछ देर थी। लोग बाहर के बरामदे में खड़े बातें कर रहे थे। तभी रास बिहारी की ऊंची आवाज सुनाई दी। वो बड़े आदर से किसी से कह रहे थे, आओ बेटा आओ, तुम्हारे पास ढेर काम रहता है, इसीलिए मुझे आशा नहीं थी कि तुम समय निकालकर आ सकोगे। ये सम्मानित और काम का व्यक्ति कौन है, ये जानने के लिए विजया ने मुंह उठाकर देखा। सामने नरेंद्र खड़ा है, लेकिन असंभव समझकर एकदम विश्वास नहीं हुआ। नलिनी ने भी उसी के साथ मुंह उठाया, फिर बोली, नरेंद्र बाबू। उसे रास बिहारी ने निमंत्रण भेजकर बुलाया है। यह बात विजया की कल्पना शक्ति से परे थी। वो मुंह कर उस ओर देख नहीं सकी। तभी रास बिहारी नरेंद्र और विलास बिहारी को लेकर कमरे में आ गए। और भी कई लोग आ गए। वृद्ध ने शांत गंभीर स्वर में दोनों युवकों को संबोधित करते हुए कहा, अपने पिता के संपर्क से तुम दोनों आपस में भाई होते हो। ये बात आज तुम लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। वनमाली गए, जगदीश चले गए, मेरी भी पुकार हो रही है। इस जगत में देह के अतिरिक्त हम लोगों का कुछ भी भिन्न नहीं था। आज इस नए वर्ष के पुण्य दिन मैं तुम दोनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि घर छूटने के कारण बूढ़े के शेष दिनों को अंधकार पूर्ण ना बना डालना। उनकी आवाज कांप उठी। नरेंद्र और ना सह सका। विलास का हाथ अपने हाथों से खींचकर आवेग से बोला, विलास बाबू, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। विलास ने नरेंद्र को लिपटाकर कहा, अपराध मैंने किया है नरेंद्र, तुम ही मुझे क्षमा करो। बूढ़े रास बिहारी आंखें मूंदे कांपते स्वर में बोले, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, इस दया इस करुणा के लिए तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। ये कहकर दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए और चादर के कोने से आंखें पोंछते हुए बोले, आज के शुभ मुहूर्त में तुम दोनों का जीवन सार्थक है। आप लोग भी यही आशीर्वाद दीजिए। दयाल के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए इस करुण अनुष्ठान का तात्पर्य ना समझ पाने के कारण लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। राज बिहारी ने पलक झपकते ताड़ लिया। सबकी ओर देख मुस्कुराकर बोले, नारियां जो कहा करती हैं कि आरी आने में भी काटती है और जाने में भी, यही हाल मेरा हुआ है। मेरा ये लड़का है और वो भी। मेरे दाहिने हाथ में जैसी पीड़ा होती है, बाएं हाथ में भी वैसी ही होती है। लेकिन आप लोगों की कृपा से आज मेरा अत्यंत शुभ और आनंद का दिन है। मैं और क्या कहूं। दुपट्टे के छोर से आंखें पोंछकर वो आसन पर आ बैठे। दयाल अपनी पकी दाढ़ी पर हाथ फेरते फेरते उठे और भगवत उपासना के आरंभ की भूमिका के रूप में बोले, जिस स्थान पर विरोधी दिल इकट्ठे हो वहां भगवान विराजते हैं, इसीलिए आज यहां परम पिता की बहुत कृपा है। इसके बाद उन्होंने नए वर्ष के पहले दिन की लगभग 15 मिनट तक सुंदर उपासना की। उनके दिल में कपटहीन विश्वास और आंतरिक भक्ति थी, इसलिए उन्होंने जो कुछ सत्य और मधुर बनकर कहा, सबके दिल में बैठ गया। सबकी आंखों की कोरें सजल हो उठी। रास बिहारी की मुंदी आंखों से आंसू बह निकले। उपासना समाप्त हो जाने पर भी वो उसी तरह बैठे रहे। वो अचेत है या सचेत, बहुत देर तक कोई ना समझ सका। और एक व्यक्ति था जिसके मन की बात का पता नहीं लग सका। वो थी विजया। सारे समय झुकी आंखों से एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठी रही। फिर जब उसने मुंह उठाया तो उसका चेहरा पत्थर जैसा ही सफेद दिखाई दिया। दयाल की भक्ति से गदगद आवाज की गूंज
जिस समय अनेक व्यक्तियों के अंतर में झंकृत हो रही थी, रास बिहारी ने आंखें खोली। खड़े होकर रुलाई भरे स्वर में बोले, मुझ में साधना की वो शक्ति नहीं है, लेकिन आज मैंने जान लिया कि दयाल का महावाक्य कितना बड़ा सत्य है। आज इसे दिल में प्रत्यक्ष देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ये कहकर वो आगे बढ़े और दयाल को गले से लगाकर कंपित स्वर में बोले, दयाल भाई, ये केवल तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से, तुम्हारे ही आशीर्वाद से। दयाल की आंखें डबडबा आई, लेकिन कोई बात ना कह सकने के कारण वो चुपचाप खड़े रहे। बगल के कमरे में जलपान का आयोजन था। विलास ने उसकी ओर इशारा किया तो रास बिहारी ने मेहमानों से कहा, आज आप लोगों से एक विषय में और भी आशीर्वाद की भीख मांगता हूं। वनमाली जीवित होते तो अपनी कन्या के विवाह की बात स्वयं ही आप लोगों से कहते, मुझे ना कहनी पड़ती। लेकिन अब यह भार मुझ पर आ पड़ा है। मैं ही वर कन्या का पिता हूं। मैंने इस महीने के अंतिम सप्ताह में पूर्णिमा को विवाह निश्चित किया है। आप लोग अपने मन से आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये शुभ कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो। यह कहकर उन्होंने एक जोड़ी सोने के कड़े जेब से निकालकर दयाल के हाथों में दे दिए। दयाल ने विजया की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मैं इस शुभ कार्य की सूचना में मन, वचन और कार्य से तुम्हारी कल्याण कामना करता हूं बेटी। देखूं भला तुम्हारे दोनों हाथ। लेकिन विजया सिर झुकाए मूर्ति के समान बैठी रही। विजया ने रत्ती भर भी हरकत नहीं की। दयाल ने फिर प्रार्थना दोहराई। वो फिर उसी तरह बैठी रही। नलिनी पास ही थी। उसने विजया के दोनों हाथ पकड़ लिए। दयाल ने बिना जाने अत्याचार की उन एक जोड़ी हथकड़ियों को आशीर्वाद समझकर उस नारी के शक्तिहीन बेबस हाथों में पहना दिया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं जाना, बल्कि इसे लज्जा समझकर लोग खुश हो उठे और शुभकामनाओं की आवाजों से सारा कमरा गूंज उठा। खाने पीने का काम समाप्त हो गया। देर हो रही थी, इसलिए एक एक कर लोग विदा होने लगे। विजया ने अपने आप को संभाल कर अतिथियों के सम्मान और मर्यादा की किस प्रकार रक्षा की, अंतर्यामी के अतिरिक्त जिस व्यक्ति से ये छिपी ना रही, वो थे रास बिहारी। लेकिन उन्होंने किसी को आभास तक नहीं होने दिया। जलपान समाप्त कर एक लौंग मुंह में रखकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं चला, बूढ़ा आदमी ठहरा, धूप बढ़ने पर फिर चल ना सकूंगा। और एक लंबा आशीर्वाद देकर छाता सिर पर लगाए धीरे धीरे चले गए। सब लोग चले गए। नलिनी और विजया बरामदे में एक किनारे खड़ी बातें कर रही थी। विजया ने कहा, आपसे बातें करके मैं कितनी सुखी हुई हूं कह नहीं सकती। यहां आने के बाद एकदम अकेली पड़ गई हूं। ऐसा कोई नहीं है जिससे दो बातें कर सकूं। आपकी जब भी इच्छा हो, जब भी समय मिले, आ जाया कीजिए। नलिनी ने प्रसन्नता से सहमति प्रकट की। विजया ने कहा, मैं भी शायद उस पहर आपके मामा को देखने आऊंगी। लेकिन फिर धूप देखकर बोली, दयाल बाबू जरूर कचहरी में आ गए हैं, क्या उन्हें बुलाऊं? और जब बैरा की खोज में पांव बढ़ाने लगी तो नलिनी ने कहा, वो तो इस समय घर जाएंगे नहीं, वो शाम को ही घर लौटेंगे। विजया लज्जित होकर बोली, ये बात पहले क्यों नहीं कही? मैं दरबान को बुला देती हूं, वो आपको। नलिनी ने कहा, नहीं, दरबान की जरूरत नहीं है। मैं नरेंद्र बाबू की प्रतीक्षा कर रही हूं। वो अपने मामा से मिलने गए हैं, अभी आ जाएंगे। विजया ने आश्चर्य से पूछा, आपसे उनका परिचय है क्या? नलिनी बोली, परिचय बिल्कुल नहीं था। परसों पापा की चिट्ठी पाकर स्टेशन आई तो मुलाकात हुई, उनके साथ ही यहां आई हूं। ओह, तो ये बात है। नलिनी ने कहा, हां, लेकिन कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं। आपने देखा, 2 ही दिन में चीर परिचित आत्मीय बन गए हैं। तय हुआ है कि इस पहर हमारे घर ही स्नान भोजन करके कलकत्ता जाएंगे। मेरी मामी तो उन्हें अपने बेटे के समान प्रेम करती है। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हां, अद्भुत आदमी है। नलिनी कहने लगी,
उनका किसी से कभी मनमुटाव हो सकता है? आंखों से ना देख लेती तो विश्वास ही ना कर पाती। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज विलास बाबू से उनका मेल हो गया, लेकिन उनके पिताजी अनोखे आदमी हैं। मेरी समझ में तो हमारे समाज में सभी को उनके समान होने का प्रयत्न करना चाहिए। रास बिहारी बाबू का आदर्श जिस दिन ब्रह्म समाज के घर घर में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस दिन समझूंगी कि हमारा ब्रह्म धर्म सफल और सार्थक हुआ। आप क्या कहती हैं? ठीक है ना? तभी नरेंद्र हाथ में हैट लिए तेजी से उस ओर आता दिखाई दिया। विजया ने नलिनी के प्रश्न का उत्तर ना देकर उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करके कहा, वो देखिए, वो आ रहे हैं। पास आकर नरेंद्र ने विजया की ओर देखकर कहा, ये लीजिए। इसी बीच दोनों में दिव्य प्रेम भी हो गया। सचमुच आज साल के पहले दिन हमारा सुप्रभात हुआ है। सवेरे बड़े आनंद से कटा। इससे आशा होती है कि यह साल अच्छा ही बीतेगा। लेकिन आप ऐसी मुरझाई सी क्यों दिखाई दे रही हैं? बताइए तो। विजया ने नाराजगी से कहा, आप भी तो बताइए कि आप एक ही दिन में यह प्रश्न कितनी बार कीजिएगा? नरेंद्र हंस पड़ा। क्या पहले भी पूछ चुका हूं? लेकिन अगर पूछ ही लिया तो क्या हुआ? आप जल्दी से नाराज क्यों हो जाती हैं? यही तो आप में भारी दोष है। कहकर वो फिर हंसने लगा। विजया ने किसी प्रकार हंसी दबाकर बनावटी गंभीरता से कहा, इस विषय में क्या सब आपके समान निर्दोष हो सकते हैं? फिर भी देखिए, कालीपद जैसे और भी बहुत से निंदा करने वाले हैं, जो आप जैसे साधु व्यक्ति को भी जल्दी गुस्सा हो जाने वाला कहकर बदनाम करते हैं। कालीपद के नाम से नरेंद्र ठहाका मारकर हंस पड़ा। हंसी रुकने पर बोला, आप तो विकट रूप से रूठने वाली हैं। किसी भी तरह का दोष क्षमा नहीं कर सकती। लेकिन यह तो सुनूं कि और भी बहुत से लोग कौन हैं? कालीपद और आप, बस इतने ही तो? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, और स्टेशन पर जिन लोगों ने देखा है वे भी, और जिन जिन लोगों ने सुना है वे भी। तो यही क्यों ना कहिए कि मेरे संबंध में सारी दुनिया के लोगों का यही मत है। विजया ने पहले जैसी गंभीरता से कहा, हां, हम सबका यही मत है। नरेंद्र ने कहा, तो फिर धन्यवाद। अब आपके संबंध में लोगों का क्या मत है सो बताइए। और हंसने लगा। उसके संकेत से विजया का चेहरा रक्तिम हो उठा। हंसकर बोली, अपनी प्रशंसा आप नहीं करनी चाहिए, पाप होता है। इसलिए आप ही बताइए, लेकिन अभी नहीं, नहाने खाने के बाद। समय बहुत हो गया है। इस काम से यही निपट लेना अच्छा होगा। कहकर उसने नलिनी की ओर देखा। नलिनी बोली, लेकिन मामी रास्ता देखती रहेगी। विजय ने कहा, मैं इसी समय आदमी भेजकर उन्हें खबर पहुंचाए देती हूं। नलिनी सकुचा उठी, बोली, मुझे तो जाना ही होगा। मामी बीमार है। मकान में सारी दोपहर किसी का उनके पास रहे बिना काम नहीं चलेगा। विजया जिद ना कर सकी। नलिनी ने विजया के चेहरे की ओर देखा और ना जाने क्या सोचकर बोली, नरेंद्र बाबू, आप यहीं स्नान भोजन कर लीजिए। मैं जाकर मामी को कह दूंगी। जाते समय मिलते जाइएगा। क्या मुझे आपने इतना नीच समझ लिया है कि ऐसी धूप में आपको अकेला छोड़ दूंगा? कहकर नरेंद्र ने हंसते हुए विजया से कहा, एक दिन आपसे तो अच्छा भोजन चुकता करना ही है। उस दिन सवेरे ही आने का यत्न करूंगा। अच्छा, नमस्कार। फिर नलिनी से बोला, और देर मत कीजिए, चलिए। ये कहकर हैट सिर पर लगा लिया। नलिनी उतरकर पास आ गई, लेकिन एक और व्यक्ति जो काठ के समान खड़ा रहा और जिसकी दोनों आंखें शान पर चढ़ी छुरियों के समान चमकने लगी, उस पर उन दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगर जाता तो नरेंद्र दो एक पग बढ़ाकर और अचानक लौटकर हंसते हुए यह कहने का साहस ना करता, अच्छा, एक काम न किया जाए। जो वस्तु आरंभ से ही इतने दुखों की जड़ है, जिसके लिए मैं सारे देश में बदनाम हुआ, उसे मुझे आज के आनंद के दिन उपहार दे दीजिए। वे 200 रुपए कल परसों किसी दिन भेज दूंगा। यह कहकर उसने हंसने का प्रयत्न किया, लेकिन हंस ना सका। विजया ने कहा, दाम देकर देने को मैं उपहार देना नहीं,
बेचना कहती हूं। इस प्रकार का उपहार देकर आपको प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन हम लोगों को दूसरे ही प्रकार की शिक्षा मिली, इसलिए आज इस आनंद के दिन मेरी उसे बेचने की इच्छा नहीं है। इस आघात की कठोरता से नरेंद्र हैरान हो गया। यूं भी वो विजया के मिजाज का कोई कूल किनारा नहीं पा रहा था। उस पर आज उसके मन में भूसे ही सही जो आग जल रही थी, उसका दाह जब अचानक अकारण फूट पड़ा, तब नरेंद्र उसे पहचान ही ना सका। पल भर उसके कठोर मुंह की ओर चुपचाप देखते रहकर अत्यंत व्यथा के साथ बोला, अपनी नितांत दीन दशा को मैं कभी भूला नहीं और उसे छिपाने की भी चेष्टा मैंने नहीं की, जो आप मुझे याद दिला रही हैं। फिर नलिनी को दिखाकर बोला, मैंने इनको भी अपना सारा इतिहास बता दिया है। पिताजी अत्यंत दैन्य दुख पाकर मरे हैं। उनकी मृत्यु के बाद घर द्वार जो भी कुछ यहां था, सब कर्जा चुकता करने में चला गया। कुछ भी किसी से नहीं छिपाया। मैंने आपको उपहार देने की बात नहीं की। नलिनी, बताइए, क्या मैंने ये सब आपको बताया नहीं? नलिनी ने कहा, हां, बताया है। विजया का मुंह दुख, लज्जा, पश्चाताप से स्याह पड़ गया। बड़ी बेचैनी से चुपचाप दोनों की ओर ताकती रही। उसकी इस सीमाहीन वेदना को मथते हुए नरेंद्र ने दुखी होकर कहा, मेरी बात से आप बहुत ही अस्थिर हो उठी हैं। शायद सोचती हैं मैं अपनी स्थिति को लांघकर अपने आप को आप लोगों के समान प्रकट करना चाहता हूं। यह हो सकता है कि अपनी उदासीनता के कारण इन सब बातों में अपना वजन ठीक ना रख पाता हूं, लेकिन जाने दीजिए, अगर आपका अपमान कर बैठा हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कहकर और मुंह फिराकर वो चल पड़ा। सारे रास्ते में उन दोनों में बातचीत हुई। नलिनी ने पूछा, क्या आपने उपहार देने की बात कही थी? नरेंद्र ने थके स्वर में कहा, और किसी दिन बताऊंगा, आज नहीं। बांस के पुल के पास आकर नरेंद्र ने अचानक खड़े होकर कहा, आज मुझे क्षमा करना होगा, मैं वापस चला। लेकिन नलिनी को परेशान देखकर बोला, मैं जानता हूं कि यह भारी अन्याय है, लेकिन तो भी आपको क्षमा करना होगा। अब मैं किसी प्रकार चल नहीं सकता। अपनी मामी से कह दीजिएगा, मैं और किसी दिन आकर। उसमें आए इस अचानक परिवर्तन से नलिनी जितनी हैरान हुई थी, उसकी आवाज सुनकर और चेहरे को देखकर और अधिक हैरान हो उठी। अधिक अनुरोध ना करके बोली, आज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर कब आएंगे? परसों आने की कोशिश करूंगा, कहकर नरेंद्र तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैदान पार होने में थोड़ी ही देर थी। देखा, कोई लड़का हाथ ऊंचा किए उसकी ओर अंधाधुंध दौड़ा चला आ रहा है। वो हाथ उठाकर ठहरने का इशारा कर रहा था। नरेंद्र रुक कर खड़ा हो गया। पल भर बाद ही परेश ने पास आकर हांफते हांफते कहा, मां जी ने बुलाया है तुमको, चलो। मुझे? हां, चलो ना। नरेंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा, तू समझ नहीं सका रे, मुझे नहीं बुलाया होगा। परेश ने जोर से सिर हिलाकर कहा, तुम्हें ही बुलाया है, तुम्हारे सिर पर साहब का टोप तो लगा है, चलो। तेरी मां जी ने क्या कहा है तुझसे? परेश बोला, मां जी वो सबसे ऊंची छत से दौड़ती हुई नीचे आई और बोली, दौड़ जा, सीधे जाकर बाबू को पकड़ ला, सिर पर साहब का टोप लगाए हैं, जा दौड़ जा, तुझे एक बहुत अच्छी चाकरी दूंगी, जल्दी जा। चाकरी के लोभ में ही इस कड़ी धूप में वो इंजन के वेग से दौड़ा चला आया है, इसलिए किसी भी प्रकार छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार तो उसके मन में आया कि लड़के की चाकरी की कीमत देकर विदा कर दे, लेकिन आज ही इस तरह बुलाने का क्या कारण है? इस कौतूहल को वो किसी प्रकार दबा ना सका, लेकिन जाना उचित है या नहीं, यह तय करने में उसे कुछ देर लगी। अंत तक कुछ भी तय नहीं हुआ। फिर भी उसके अनिश्चित पग धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर वो बुलाने का कारण मन ही मन खोजता रहा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। बाहर के कमरे में पांव रखते ही विजया सामने आ खड़ी हुई। दोनों भीगी आंखें उसके मुंह पर गड़ाकर तीखी आवाज में बोली, आप भी खूब हैं, जो बिना खाए पिए इस समय चले जा रहे हैं। मैं तो झूठ मूठ नाराज हो जाती हूं, बहुत बुरी हूं। और आप
नरेंद्र ने गहरे आश्चर्य से कहा, किसने कहा आप बुरी हैं? विजया के होठ कांपने लगे। बोली, आपने नलिनी के सामने इस प्रकार मेरा अपमान क्यों किया? मेरा ही अपमान किया और मुझे ही दंड देने के लिए बिना खाए चले जा रहे हैं। क्या बिगाड़ा है आपका मैंने? कहते कहते उसकी दोनों आंखें भर आई। आंसुओं को संभालने के लिए जल्दी से मुड़कर खड़ी हो गई। नरेंद्र हैरानी में डूबा ताकता रहा। वो जिस प्रकार इस अभियोग का उत्तर नहीं खोज पा रहा था, उसी प्रकार इसका कारण भी नहीं खोज पा रहा था। बैरा कह गया कि स्नान के लिए जल तैयार है। विजया ने शांत स्वर में कहा, अब और देर ना कीजिए, जाइए। स्नान करके नरेंद्र भोजन करने बैठा तो विजया एक पंखा हाथ में लेकर उसके पास आ बैठी। लज्जा की आंधी बहुत ही चुपके से उसके समूचे अस्तित्व को झकझोर कर निकल चुकी थी। हवा करने को तैयार देख नरेंद्र ने सकुचाकर कहा, हवा करने की आवश्यकता नहीं है, पंखा रख दीजिए। विजया ने मुस्कुराकर कहा, आपको भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो है। बाबूजी कहते हैं नारी जाति को कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। नरेंद्र ने कहा, आपका भोजन भी तो नहीं हुआ है। विजया ने कहा, पुरुषों का भोजन हुए बिना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। नरेंद्र खुश होकर बोला, तब तो ब्राह्मण होने पर भी आपका आचार व्यवहार हम लोगों जैसा ही है। इसमें चकित होने की तो कोई बात नहीं। हम लोग ना तो विलायत से आए हैं और ना काबुल से अपना आचार व्यवहार मांगना पड़ा है, बल्कि ऐसा ना होने पर आश्चर्य की बात होगी। नौकर ने दरवाजे के पास आकर कहा, मां, लड़का हिसाब की बही लिए नीचे खड़ा है, इस समय क्या उनसे जाने को कह दूं? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हां, मुझे समय नहीं मिलेगा, उनसे कल आने को कहो। नौकर के जाने के बाद नरेंद्र ने विजया के मुंह की ओर देखते हुए कहा, इस बात से मुझे सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। कौन सी बात? नौकरों का यह संबोधन। आप ब्राह्मण महिला हैं, आलोक प्राप्त है, विशेष रूप से धनी भी हैं। आजकल मुझे ऐसे ही आलोक प्राप्त घरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। उनके नौकर चाकर स्त्रियों से कहते हैं मेम साहब। वे जानती हैं कि वास्तविक मेम साहब उन्हें किन आंखों से देखती हैं, इसलिए शायद वेतन पाने वाले नौकरों में मेम साहब कहलाकर अपनी मर्यादा बचाए रखती हैं। यह कहकर उसने अपने उन्मुक्त ठहाके से कमरा भर दिया। विजया भी हंस पड़ी। नरेंद्र ने हंसी रुकने पर कहा, मानो घर की दासियों और नौकरों के मुंह से माजी की अपेक्षा मेम साहब कहलाना अधिक सम्मान की बात हो। पहले दिन समझ ही नहीं सका कि बैरा मेम साहब कहता किसे है। वो क्या बोला जानती हैं? बोला, मैंने बहुत से साहबों के घरों में नौकरी की है, असली मेम साहब क्या है सो मैं खूब जानता हूं। उस घर का एक नया हिंदुस्तानी दरबान मालकिन को माई जी कह बैठा। इस पर मेम साहब ने उस पर 1 रुपया जुर्माना ठोक दिया। चाकरी बनी रही, यही उसका सौभाग्य है। ऐसे ही वो नाराज हुई थी। अच्छा, आपने भी लगता है ऐसी बहुत सी देखी होंगी। विजया ने हंसकर गर्दन हिलाई। नरेंद्र ने कहा, अब मुझे एक दिन ये देखना है कि इन सब मेम साहबों के लड़के लड़कियां मां को मां कहते हैं या मेम साहब। कहकर अपने मजाक के अंदाज से उसने एक बार फिर अपनी हंसी से कमरा भर देने की तैयारी की। विजया ने मुस्कुराते हुए कहा, खा पीकर सारे दिन मजे से पराई चर्चा कीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या आप मुझे खाने नहीं दीजिएगा? नरेंद्र ने लज्जित होकर जल्दी जल्दी 2-4 कौर निगले ही थे कि फिर सब कुछ भूल गया। बोला, मैं भी तो 4-5 साल विलायत में रहा, लेकिन वे देसी साहब लोग। विजया ने फिर तर्जनी उठाकर कृत्रिम शासन करने के अंदाज में कहा, फिर वही पराई निंदा? अच्छा, अब नहीं। कहकर उसने फिर खाने में मन लगाकर कहा, लेकिन अब और नहीं खा सकता। विजया ने अप्रसन्नता से कहा, वाह, कुछ भी तो नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं उठ पाइएगा। पराई निंदा करते करते ही अनमने होकर खाइए, मैं कुछ ना बोलूंगी। नरेंद्र ने हंसना चाहा था कि अचानक अत्यंत गंभीर हो गया। बोला, आप इतने पर भी कहती हैं मैंने खाया नहीं, लेकिन मेरा कलकत्ता का रोजाना का खाना अगर देखिए तो हैरान हो जाइएगा।
देख नहीं रही कि इन कुछ महीनों के अंदर ही इतना दुबला हो गया हूं? हमारे वासे का ब्राह्मण जैसा पाजी है, नौकर भी वैसा ही बदमाश आ जुटा है। बड़े सवेरे रांध रूंध कर कहां चला जाता है पता नहीं। मुझे किसी दिन लौटना पड़ता है 2 बजे और किसी दिन तो 4 बज जाते हैं। वही ठंडा सूखा भात दूध किसी दिन या तो बिल्ली पी जाती है या खिड़की में से कौवे घुसकर सब कुछ फैला जाते हैं। देखते ही घृणा होती है। महीने में आधे दिन तो बिल्कुल खा ही नहीं पाता। क्रोध से विजया का मुंह लाल हो उठा। उसने कहा, ऐसे नौकर चाकरों को दूर नहीं कर सकते? इतने रुपए वेतन पाकर भी वासे में अगर कष्ट है तो नौकरी करने से क्या लाभ है? नरेंद्र ने कहा, एक हिसाब से आपकी बात सच है। एक दिन किसी ने संदूक में से पैसे रुपए चुरा लिए। एक दिन खुद ही कहीं 100 रुपए के 2 नोट खो बैठा। अस्त व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए तो कदम कदम पर संकट है। तो भी मुझे दुख कष्ट सहने पर खाने का कष्ट कभी कभी असहाय हो उठता है। विजया मुंह नीचा किए चुप बैठी रही। नरेंद्र कहने लगा, सचमुच मुझे नौकरी अच्छी नहीं लगती, मैं कर भी नहीं पाता। आवश्यकताएं मेरी बहुत ही मामूली सी हैं। आप जैसा कोई बड़ा आदमी दोनों जून 4 कोर खाने को दे देता तो अपने काम में रहते और कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन ऐसे बड़े आदमी क्या अब, कहकर एक बार और ऊंची हंसी की तरंग लहरा दी। विजया पहले की तरह मुंह नीचा किए चुपचाप बैठी रही। नरेंद्र ने कहा, अगर आपके पिताजी जीवित होते तो मेरा बहुत उपकार हो सकता था। वो निश्चय ही मुझे इस गुलामी से मुक्ति दिला देते। विजया ने उत्सुक नजरों से देखकर पूछा, ये किस तरह जाना? उन्हें तो आपने कभी देखा भी नहीं था। नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने भी शायद मुझे नहीं देखा। फिर भी वो मुझे बहुत चाहते थे। किसने रुपया देकर मुझे विलायत भेजा जानती हैं? उन्होंने ही। अच्छा, क्या वो कभी हम लोगों के कर्ज के संबंध में आपसे कुछ कह नहीं गए? विजया ने कहा, कह जाना संभव है, लेकिन आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? उसे बिना समझे तो उत्तर दे नहीं सकती। नरेंद्र ने पल भर मन ही मन कुछ सोचकर कहा, जाने दीजिए, अब तो ये चर्चा बेकार है। विजया ने नम्र होकर कहा, नहीं, बताइए, मैं सुनना चाहती हूं। नरेंद्र थोड़ा सोचकर बोला, जो बात चुक चुकाकर समाप्त हो गई है उसे सुनकर अब क्या होगा, बताइए। विजया ने जिद करके कहा, नहीं, ये नहीं होगा, मैं सुनना चाहती हूं, आप बताइए। उसका अत्यधिक आग्रह देखकर नरेंद्र हंसा, बोला, बताना बेकार ही नहीं, लज्जाजनक भी है मेरे लिए। शायद आप सोचेंगी कि मैं चालाकी से आपके सेंटीमेंट पर चोट देकर। विजया अधीर होकर बीच में ही रोककर बोली, मैं और अधिक खुशामद नहीं कर सकती, आपके पैरों पड़ती हूं, बोलिए। अगर खाने पीने के बाद कहूं? नहीं, अभी। अच्छा, कहता हूं, लेकिन एक बात पूछता हूं, क्या हमारे मकान के बारे में कभी कोई बात उन्होंने नहीं कही? विजया सारी सहन शक्ति खो बैठी, लेकिन उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नाराज मत होइए, कहता हूं, जब मैं विलायत गया था तभी मैंने पिताजी से सुना था कि आपके पिताजी ही मुझे भेज रहे हैं। आज 3 दिन हुए। दयाल बाबू ने मुझे पन्नों का एक बंडल दिया है। जिस कमरे में बहुत सा टूटा फूटा सामान पड़ा है, उसी की एक टूटी हुई मेज की दराज में ये चिट्ठियां थी। पिताजी की चीज होने के कारण दयाल बाबू ने मुझे दे दी। पढ़कर मैंने देखा, उनमें से 2 चिट्ठियां आपके पिताजी के हाथ की लिखी हुई हैं। आपने शायद सुना है कि अंतिम दिनों में पिताजी ने कर्ज के कारण जुआ खेलना शुरू कर दिया था। शायद ये इशारा ही एक चिट्ठी के आरंभ में था, और उसके बाद उपदेश के बहाने तसल्ली देते हुए पिताजी को लिखा था, मकान के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, नरेंद्र मेरा भी तो लड़का है, मकान उसे ही मैंने दहेज में दिया। विजया ने मुंह उठाकर पूछा, इसके बाद? नरेंद्र ने कहा, इसके बाद अनेक बातें हैं, लेकिन यह पत्र बहुत दिनों पहले का लिखा हुआ है। संभव है बाद में उनका विचार बदल गया हो, इसलिए उन्होंने कोई बात आपसे कह जाना आवश्यक ना समझा हो। पिता की अंतिम इच्छाएं विजया को अक्षर अक्षर याद हो आई।
उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर मकान का दावा कीजिएगा, और हंस दी। नरेंद्र भी हंस पड़ा। इस प्रस्ताव को अच्छा मजाक समझकर बोला, दावा जरूर करूंगा, आपको ही गवाह बनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप सच ही बोलेंगी। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, जरूर, लेकिन आप मेरी गवाही क्यों मानेंगे? नरेंद्र ने कहा, नहीं तो प्रमाणित कैसे होगा? मकान वास्तव में मेरा है, यह बात तो अदालत में साबित करनी ही पड़ेगी। विजया गंभीर होकर बोली, दूसरी अदालत की जरूरत नहीं है, बापू का आदेश ही मेरे लिए अदालत है। मैं ये मकान आपको लौटा दूंगी। नरेंद्र इस बात के पीछे का रहस्य नहीं जान सका। विशेष रूप से उसके लिए कुछ कह पाना अभी अत्यंत कठिन था। इसलिए नरेंद्र स्वयं भी बनावटी गंभीरता के साथ बोला, उनकी चिट्ठी देखे बिना ही मकान दे दीजिएगा। विजया ने कहा, नहीं, मैं चिट्ठी देखना चाहती हूं, लेकिन अगर उसमें यही बात लिखी है तो उनके आदेश को मैं किसी भी प्रकार अमान्य नहीं करूंगी। नरेंद्र ने कहा, इसका भी क्या प्रमाण है कि उनका अभिप्राय अंत तक यही था? नहीं था, इसका भी तो प्रमाण नहीं है। नरेंद्र ने कहा, लेकिन अगर दावा ना करूं? विजया ने कहा, यह आपकी इच्छा है, लेकिन वैसी हालत में आपकी बुआ के लड़के भी तो हैं। मेरा विश्वास है अनुरोध करने पर वे लोग दावा करने को तैयार हो जाएंगे। नरेंद्र ने हंसकर कहा, यह विश्वास मेरा भी है, यहां तक कि सौगंध खाकर कहने को तैयार हूं। विजया ने हंसी में योगदान नहीं दिया, चुप बैठी रही। नरेंद्र ने कहा, यानी मैं लूं चाहे ना लूं, आप देंगी ही? विजया ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि पिताजी की दान दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं हड़पूंगी। उसके संकल्प की दृढ़ता देख नरेंद्र चकित और मुग्ध हो उठा। कुछ पल चुप रहकर बोला, वो मकान जब आपने सत्कर्म में दान कर दिया है, तब मेरे ना लेने पर भी आपको हड़प लेने का पाप नहीं लगेगा। इसके सिवा वापस लेकर मैं करूंगा भी क्या, बताइए? मेरा कोई है नहीं जो उसमें रहेगा, और मुझे बाहर ही कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। जो व्यवस्था हुई वही सबसे अच्छी है। एक बात यह भी है कि इस विषय में आप विलास बाबू को किसी भी तरह तैयार नहीं कर सकेंगी, किसी भी तरह राजी नहीं कर सकेंगी। इस अंतिम बात से विजया मन ही मन जल उठी। बोली, मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि अपनी चीज के लिए दूसरों को राजी करने की कोशिश में बर्बाद करती फिरूं। लेकिन आप एक काम और भी तो कर सकते हैं। जब आपको घर की आवश्यकता नहीं है तो मुझसे उसका उचित मूल्य ले लीजिए। तब आपको नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेंगे। आप राजी हो जाइए नरेंद्र बाबू। इस प्रार्थना के स्वर ने अचानक नरेंद्र के दिल में बाण के समान भेद कर उसे बेचैन कर दिया। हालांकि विजया के बुझे चेहरे पर इस प्रार्थना का छिपा संकेत पढ़ने का उसे अवसर नहीं मिला, लेकिन यह मजाक नहीं है, सच है। यह समझने में उसे देर लगी। पिता के कर्ज की अदायगी में उसे गृहहीन करके यह लड़की सुखी नहीं है, बल्कि दुख ही अनुभव कर रही है। लेकिन कोई बहाना खोजकर उसके दुख के भार को हल्का कर देना चाहती है। यह जानकर उसका दिल भर आया। लेकिन इसीलिए तो इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से काम नहीं चलता। जिसका वो अधिकारी नहीं है वो भीख में ले ले। और भी एक बड़ी बात है, जो सांसारिक मामले पहले बहुत बड़ी समस्या थे, उनमें से अधिकांश उसके लिए अब आसान हो गए हैं। उसने स्पष्ट देख लिया कि विलास के संबंध में विजया आवेश में भले ही कुछ कह डाले, लेकिन उस बाधा को पार करके अपने संकल्प को कार्य रूप से पूरा नहीं कर पाएगी। इससे उसकी लज्जा और व्यथा ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। कुछ पल प्यार से देखने के बाद बोला, आपके मन की बात मैं समझता हूं। गरीब को किसी बहाने से कुछ दान करना चाहती हैं, यही ना? ठीक यही बात आज एक बार पहले भी की जा चुकी थी। दोबारा सुनकर विजया ने दुखी होकर कहा, इस बात से मुझे कितना दुख होता है आप जानते हैं। तब वास्तविक बात क्या है सुनूं? विजया ने कहा, मैं शुरू से ही सच कह रही हूं, लेकिन आपका मन पापी है, इसलिए आप विश्वास नहीं कर सकते। आप गरीब हो, बड़े आदमी हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं।
मैं केवल पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए आपको मकान वापस कर देना चाहती हूं। नरेंद्र अचानक गंभीर होकर बोला, इसमें भी एक झूठ रह गया, लेकिन उसे जाने दीजिए। आप बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं तो कर रही हैं, लेकिन पिताजी के आदेश के अनुसार वापस करना पड़ा तो और कितनी ही चीजें देनी होंगी, ये जानती हैं। केवल ये मकान ही तो नहीं है। विजया ने कहा, अच्छी बात है, लीजिए, अपनी सारी संपत्ति वापस ले लीजिए। नरेंद्र ने हंसकर कहा, खूब ऊंची आवाज में जोर देकर मुझसे दावा करने को कहती हैं। यहां तक कि अगर मैं दावा नहीं करूंगा तो मेरी बुआ के लड़कों से दावा करने को कहेंगी। ये भय भी दिखाती हैं, लेकिन जानती हैं उनके आदेश के अनुसार मेरा दावा कहां तक पहुंच सकता है। केवल ये मकान और कुछ जमीन ही नहीं, उससे बहुत अधिक। विजया ने उत्सुक होकर कहा, पिताजी ने आपको और क्या क्या दिया है? उनकी ये चिट्ठी भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने केवल इतना दहेज देकर ही मुझे विदा नहीं किया, बल्कि यहां जो कुछ आप देख रही हैं सभी कुछ उसमें शामिल है। मैं दावा केवल उस मकान पर ही नहीं कर सकता, बल्कि ये घर, ये कमरा, ये टेबल, कुर्सियां, आईना, घर के दास दासी, कर्मचारी और उनके मालिक तक पर दावा कर सकता हूं। जानती हैं, पिताजी का आदेश, दीजिएगा वो सब। विजया पैर के नाखून से सिर के बालों तक सिहर उठी, लेकिन वो कोई उत्तर ना देकर मुंह नीचा किए काठ की मूर्ति के समान बैठी रही। नरेंद्र ने ताना मारते हुए कहा, क्यों, दे सकेंगी? अगर एक बार लगे तो विलास बाबू से अकेले में सलाह कर लीजिएगा, कहकर हंसने लगा। लेकिन विजया के मुंह उठाते ही हंसी चोट खाकर रुक गई। विजया के चेहरे पर जैसे रक्त का आभास तक ना रहा। उसके रूखे पीले मुंह की ओर देखकर नरेंद्र परेशान होकर बोल उठा, आप पागल हो गई हैं क्या? मैं क्या सचमुच इन सब का दावा करने जा रहा हूं? और क्या दावा करते ही सब पा जाऊंगा? बल्कि मुझे ही पकड़कर पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा। विजया ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, बोली, कहां है पिताजी की चिट्ठियां? नरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, चिट्ठियां क्या मैं जेब में रखकर घुमा करता हूं? और उन्हें देखने से आपको क्या लाभ होगा? लाभ जो भी हो, दरबान के हाथ दोनों चिट्ठियां आज ही भेज दीजिएगा। वो आपके साथ कलकत्ता जाएगा। इतनी जल्दी? हां। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।